तो सवाल ये कि आखिर अब यूनिवर्सिटीज क्यों यूजीसी कानून पर जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई है। इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय सबसे पहले आपका करा दूं। मेरे साथ अनिल कुमार गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। रुद्र प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। सुनील शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और शिवाजी सरकार, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रुद्र प्रताप जी, मैं आप से शुरुआत कर रहा हूं। भाई, अब तक जिस कानून को लेकर ये कहा जा रहा था, ये वकालत की जा रही थी कि इस कानून से छात्रों के बीच जो ओबीसी और दलित पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनके प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने में कारगर होगा। लेकिन जब इस मामले पर, इस मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट की रोक है, कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, तो फिर ये यूनिवर्सिटीज में जो बीएचयू में हो रहा है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है, छात्र और यूनिवर्सिटीज एक तरीके से जंग का अखाड़ा बन गई है। आखिर ये सब क्यों? देखिए, भविष्य जी जो राजनीति करना चाहती थी वही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज हो रही है कि जो अप्रत्याशित हो। इस देश की राजनीति यही करना चाहती थी। अब जैसे जब आपने देखा होगा कि इस मुद्दे पर एक बार बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो मामला शांत हो गया था। तो ये देश की राजनीति को सूट नहीं करता है कि सारी चीज़ें शांत हो जाएं। मैंने क्या कहा कि ये जो प्रयोग था वो शिक्षण संस्थाओं में क्यों किया गया। इस प्रयोग को सामाजिक तौर पर पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि केवल बच्चों के साथ थोड़ी इस तरह के भेदभाव होते हैं। अगर जिनको ये लगता है कि किसी भी शिक्षण संस्थाओं में जातिगत आधार पर भेदभाव होते हैं, तो वो शिक्षण संस्थाओं से पहले समाज में होते हैं, सबके घरों में होते हैं, सबके परिवार में होते हैं, हर जगह होते हैं। तो अगर ये कानून इतना आवश्यक है तो उसको पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन क्या है ना, इस देश की राजनीति किससे करनी है? अपने देश के युवाओं से बात करनी है। युवाओं के बीच आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये लगा कि चलिए ठीक है, इस पर चर्चा होगी, कोर्ट में डिसीजन आएगा, तब तक शांति बनी रहेगी। तो ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। अब इसको वहां से भड़काया गया है। ये सारी चीजें प्रायोजित हैं। ऐसा नहीं है कि यूजीसी का जो ये कानून आया है अपने से आ गया है, ये भी एक प्रायोजित कानून है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो मनसा कहीं ना कहीं दब गई। तो अब उसको फिर से प्रायोजिक तरीके से उसको उकसाया जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये देश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी हम जातिगत आधार पर जो चीज़ों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, और वो भी खासकर हमारे शिक्षण संस्थाओं में, यूजीसी जैसी संस्थाओं को पुनः विचार करना चाहिए कि हमारे शिक्षण संस्थाओं की स्थिति क्या है, हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। हम अगर पूरे विश्व में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हमारी शिक्षा पद्धति कितनी अच्छी है, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। क्या अपने देश का कोई भी शिक्षण संस्थान टॉप 100 में आता है? नहीं आता है। हम लगभग 1/4 पूरे विश्व की आबादी लेकर के चल रहे हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी ढिढोरे पीट रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसी चीजें जरूर बनाई जा रही हैं कि जिससे सामाजिक द्वेष पैदा हो। मैंने पहले भी कहा था, हम लोग इस पर डिबेट किए थे कि अगर कैंपस में लागू भी हो जाएगा तो क्या कैंपस के बाहर वो लोगों के बीच आपसी तनाव नहीं होगा? क्या कैंपस के अंदर ही सारे लोग पूरे टाइम तक रहते हैं? जिन छात्रों के साथ आप इस तरह के व्यवहार करना चाह रहे हैं कि उनके बीच अगर वहां से कार्रवाई होगी तो नहीं करेंगे, तो कैंपस के बाहर तो और आक्रामक हो जाएंगे। और उसका परिणाम आज आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 2 गुट अब बन गए ना। अब छात्रों को आपने गुटों में बांट दिया। अब तक छात्र को हम लोग छात्र कहा करते थे। भाई, जो चीजें पहले से चली आ रही हैं उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन एक ऐसी चीज आपने देखा होगा कि मणिपुर में एक डिसीजन आता है, अब पूरा मणिपुर जल जाता है। तो क्या वो जिस जज ने वो डिसीजन दिया था, उन्होंने सामाजिकता का ज्ञान अपने को नहीं देखा था कि उसके क्या इंपैक्ट आने वाले हैं? तो कुछ लोग जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं उनको ये चीज समझना पड़ेगा। अगर ये डिसीजन आ रहा था तो क्या इस पर कोई चर्चा हुई? अगर ये चीजें होती तो पहले भी चर्चा हो सकती थी। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुला करके बैठा करके उस पर चर्चा होती। अगर सामाजिक तौर पर हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग समाजों के प्रतिनिधियों को बुला करके बात हो सकती थी जो चीजों। और आज एक बात बताइए कि इस पूरे मामले में कोई राजनीतिक बयानबाजी क्यों नहीं आ रही है? कोई भी राजनीतिक दल इस बात को ये भी नहीं कह रहा कि ये गलत है, कोई भी नहीं कह रहा है ये सही है, या ये भी नहीं कह रहा है, छात्रों से कोई अपील कर रहा है कि आप इस पर शांति बनाए रखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा देखा जाएगा। कोई भी राजनीतिक, एक राजनीतिक दल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि छात्रों को तो कम से कम अपनी राजनीति से आप छोड़ दीजिए। वोट की राजनीति आप करते रहिए, रोज करिए, लेकिन जो देश का भविष्य है, जहां शिक्षण संस्थाएं हैं, उसको आप जंग का अखाड़ा मत बनाइए। उसको बेहतर बनाने की बात कही गई थी।
और आप उसको जंग का अखाड़ा बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जो हो रही है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपना अपना हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से अब यूनिवर्सिटी से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तो अनिल कुमार जी, सीधा सवाल तो यह है कि भाई अगर अब हर कोई इस पर शांत है, देखिए पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये जातिवादी जो लकीर है ये तो और लंबी हो रही है, और जातिवाद का जो जहर है वो छात्रों में भी एक तरीके से फैलाया जा रहा है, सुनियोजित तरीके से। देखिए, देश में जब भी राजनीति की बात होती है, चाहे वो छात्रों के बीच में हो चाहे आम जनता के बीच में, दो बातें बड़ी जोर जोर से चलती है। बाबा साहब का जो संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है, क्या क्या कर्तव्य है हमारे, उसकी कोई चर्चा नहीं। दूसरी बात है कि संविधान के अनुसार चलेंगे, लेकिन क्या हम सब लोग बाबा साहब के संविधान के अनुसार चल रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था जब देश आजाद हुआ कि फला फला कुछ कास्ट वाइज होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुई है, तो इनको हम 15 साल के लिए अस्थायी तौर पर इनको कुछ विशेष अधिकार दे देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था सिर्फ 15 साल के लिए, ताकि जो ये पीढ़ी है, जो वर्किंग पीढ़ी है, ये आगे आ जाए, उसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेशन अपने आप खत्म। लेकिन किस राजनीतिक पार्टी ने बाबा साहब की बात मानी है? कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी जिन्होंने इसकी बात मानी? उसके अंदर सभी राजनीतिक पार्टियां आ गई ना। बाबा साहब ने तो 15 साल के लिए कहा था, वो भी इसलिए कहा था क्योंकि देश आजाद होने के बाद उनको लग रहा था कि कम से कम एक पीढ़ी को तो अवसर मिल जाएगा, तो अगले वाली पीढ़ी अपने आप संवर जाएंगी। लेकिन आज तो अभी भी वही की वही दरकिनार चलता आ रहा है, बल्कि उसको बढ़ाया जा रहा है। कभी ओबीसी के नाम पे बढ़ाया जा रहा है, कभी छात्रों के बीच लाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, डिस्क्रिमिनेशन है ये जाति और धर्म देख के होता है क्या कहीं? आप अगर यूजीसी के कानून में ये लेके आते कि जो भी छात्र वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसके साथ भेदभाव होगा तो वो शिकायत कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने भेदभाव किया। इसमें क्या तकलीफ थी? क्या जब सारे छात्रों की बात होगी उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, माइनॉरिटी ये सब नहीं आ जाते क्या? आते ना। कुछ जनरल भी आ जाते तो क्या दिक्कत थी? अगर जनरल के साथ भी कुछ भेदभाव होता है तो वो भी आ जाते। भेदभाव की बात तो कर ही रहे थे कि अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप बात करते हैं इक्वल कमेटी बनाने की, इक्विटी कमेटी बनाने की। ये इक्विटी कहां हुई जब आपने एक बड़े वर्ग को बाहर छोड़ दिया कि उसके साथ जो मर्जी हो? आपने पहले से मान लिया कि जातिगत व्यवस्था ऐसी बन गई है कि जो भी सवर्ण है वो तो एट्रोसिटी करने के लिए है, उसके ऊपर एट्रोसिटी नहीं हो सकती। क्या ऐसा होता है कहीं? बिल्कुल नहीं होता, फिर भी आपने मान लिया। तो मेरा कहना है ये कानून जो यूजीसी लेके आई है, ये आधा अधूरा कानून है। इसको ठीक ढंग से ना स्टडी किया गया है, ना इसको समझा गया है। और ये भविष्य की राजनीति जो है ना, जातिगत राजनीति, उसको तैयार करने के लिए एक स्तंभ बना दिया गया, एक क्या बोलते हैं, शुरुआत बना दी गई कि आप यहाँ से पौधा डालिए इसका और बाद में राजनीति करते रहिए। आम छात्र ना तो एट्रोसिटी करता है ना उसकी एट्रोसिटी होती है। आम छात्र को पढ़ने जाना होता है, विद्यार्थी पढ़ने जाता है और पढ़ के वापिस आता है। जो वहां पे यूनियन का काम करते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, ये सारा मसला उनसे जुड़ा है और उन्होंने कुछ ना कुछ करना ही है। जेएनयू की बात सवाल अनिल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि भाई जब इस मामले में विरोध हुआ, जब सवर्ण जातियों ने विरोध का स्वर उठाया कि देखिए ये जो कानून बनाया गया है इसमें जो सवर्ण जातियां हैं उनके अधिकारों का दमन होगा कि भाई उन पर किसी तरीके का कोई केस गलत तरीके से अगर दर्ज हो गया तो फिर उनका करियर बर्बाद है, तो कहीं ना कहीं अपने लिए प्रोटेक्शन लेयर की बात कर रहे थे। उसमें आखिर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट उसे सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली सुनवाई हुई उसमें रोक भी लगा दी। अब इसमें ये जो एक लकीर खींची अगड़ों और पिछड़ों के बीच, वो इस बात को लेकर क्यों खिंच रही है कि भाई ये कहीं ना कहीं जब सवर्ण अपने अधिकार की बात कर रहा है तो वो दलितों पिछड़ों के विरोध की बात कर रहा है साथ साथ में? ऐसा तो नहीं है ना। इसको उस तरह की लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है जिसमें मैं यही आपसे कह रहा था, जब बात होती है कि किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप ये बोलिए किसी भी विद्यार्थी के साथ अगर भेदभाव होता है तो एक कमेटी का गठन होना चाहिए और वो कमेटी चेक करेगी किस विद्यार्थी के साथ भेदभाव हुआ। अगर सचमुच भेदभाव हुआ तो भेदभाव करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें क्या गलत है?
आपने लेकिन पहले ही मान लिया कि फला 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 जातियों के साथ भेदभाव होता है और ये जातियां जो सवर्ण जिसको आप कहते हैं ये भेदभाव करती है। यानी आपने पहले ही अपराधी और विक्टिम्स दोनों तय कर दिए, तो फिर आप खुद ही भेदभाव नहीं कर रहे हैं। देखिए, संविधान में जब समानता के अधिकार की बात की, उसमें जब कुछ विशेष लोगों को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे आपने विशेष अधिकार दे दिए, तो समानता तो वही खत्म हो गई। आपने संविधान के अंदर तो खुद ही कंट्राडिक्टरी चीज डाल रखी है। आप एक तरफ समानता की बात करते हैं कि धर्म, जाति, लिंग और किसी आधार पे, धर्म के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं होगा, और दूसरी तरफ आप जाति और धर्म के हिसाब से, लिंग के हिसाब से विशेष अधिकार देने की बात करते हैं। तो दोनों चीज एक साथ कैसे? देखिए, जिस समय जरूरत होगी होगी, आज ये समय नहीं है। आज किसी की जाति या धर्म देख के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, और भेदभाव होता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मुझे जी लगता है समय आ गया कि देश को इसके ऊपर सोचना चाहिए और जाति और धर्म से ऊपर उठ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सुनील शुक्ला साहब, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास भी आ रहा हूं। भाई, डिस्क्रिमिनेशन तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी छात्र उससे प्रभावित हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है, तो फिर इसमें ये जातिवादी जो एक लकीर खिंची है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और जो तस्वीरें आ रही हैं यूनिवर्सिटीज के भीतर से, जो तनाव बना है, इसको कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद भविष्य जी। विश्वविद्यालयों में जो तनाव की स्थिति है वो कहीं से भी उचित नहीं है, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। एक शब्द में, एक बार में आप कहिए कि किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी इलाके का हो, किसी क्षेत्र का हो, कोई भाषा बोलता हो, कुछ भी करता हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको केवल अगड़ों और पिछड़ों में बांटने की कोशिश करेंगे तो इसका जी परिणाम तो ही आएगा। आप याद कीजिए, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तो किस तरीके से प्रतिकार हुआ था। अगर आप समाज में कोई चीज लाना चाहते हैं, निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ जो भेदभाव को रोकने के लिए 2012 का कानून था, उसको लेकर के तो कोई आंदोलन नहीं चल रहा था वहां। जी सरकार, अगर आप राजनीति करेंगे इसके साथ साथ, तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी। सरकार के कामकाज से आपको लगता है कि वो पिछड़ों को आगे लाना चाहती है? आप विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे तो पिछड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। विश्वविद्यालयों में आप फैकल्टी की नियुक्तियां करेंगे तो आप पिछड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे। जी विभिन्न संस्थाओं में लोगों की नियुक्तियां करेंगे सरकार के स्तर पे, तब आप पिछड़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, और अचानक से आपको पिछड़े छात्रों का ध्यान आ जाएगा। अगर आप किसी विषय पर कंसेंसस नहीं बना पाते हैं, लोगों के बीच में विमर्श की स्थिति नहीं पैदा कर पाते हैं, तो स्वाभाविक है किस तरह की प्रतिक्रिया होगी। और लोग जो, अगर विश्वविद्यालय की स्थिति क्या हो गई, अगर पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर के या यूजीसी कानून के पक्ष में वो बैठक कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो इस पे हमला करने की क्या जरूरत है? उसका विरोध करने के लिए सवर्ण छात्रों को आने की आवश्यकता है? क्यों इस तरह की दूरी बनाई जा रही है? और उसमें जो सत्तारूढ़ दल है, उसके जो आनुषंगिक संगठन है, वो सक्रिय हो जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? आप सीधे सीधे तो पोलराइजेशन की स्थिति पैदा कर रहे हैं ना। सवाल इस लेकिन ये बात का है स्थिति कि तो दूसरे आप एक लाइन में कहिए। खेमे में भी है ना सर। दूसरा खेमा भी तो इसी तरह की बात कर रहा है। आप किसी भी विपक्ष के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम नेताओं के बयान देखिए यूजीसी कानून को लेकर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक बेसिक टिप्पणी वो कर रहे हैं कि भाई किसी छात्र के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिकल लड़ाई में इसको तब्दील कर रहे हैं, और उस पूरे सिनेरियो को अगड़ा बनाम पिछड़ा तस्वीर बनाकर छात्रों के सामने। भविष्य जी, यह पॉलिटिकल नैरेटिव किसने बनाया? सत्तारूढ़ दल के अलावा किसने ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया है अगड़ों पिछड़ों की? क्या पिछले एक दशक से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वह पिछड़ों को प्रोत्साहित करती हुई कहां नजर आई आपको? आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। 32 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, कितने पिछड़े कुलपति हैं? और दूसरी चीज कि अगर आप यूजीसी का आपने कानून लाए, मेडिकल कॉलेज तो यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते, शोध संस्थान तो यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते। जो बेमुल्ला जी का आत्महत्या हुई थी और डॉक्टर रानी के ने आत्महत्या की, सुनील जी, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूं और ये एक पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं, या सवाल रखना चाह रहा हूं कि भाई ठीक है, आपने कहा कि जितनी यूनिवर्सिटी से कितने पिछले कुलपति उसमें, देखिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मुझे लगता है कि एक कंसर्न है, उस पर सवाल होना चाहिए, बात भी होनी चाहिए। लेकिन जब मसला छात्रों के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर हो और यूजीसी के नए कानून पर चर्चा हो, तो फिर अगर
उस एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न को इस चर्चा में अगर मिक्स किया जाएगा तो क्या ये पॉलिटिकल एक पूरा सिनेरियो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल कहना आपका सही है कि दो अलग अलग उदाहरण नहीं दिए जा सकते, दो अलग अलग क्षेत्रों के उदाहरण नहीं दिए जा सकते। मैं ये थोड़े आपसे मैं कह रहा हूं कि आपने किसी सोच संस्थान में कौन वैज्ञानिक हुआ है कौन नहीं हुआ, क्या पिछड़ों में योग्य लोग नहीं है? आप किस तरह की टिप्पणी करेंगे? अगर क्या विश्वविद्यालय का कुलपति कोई प्रशासनिक पद नहीं है, एकेडमिशियंस होते रहे वहां जी, शिक्षा जगत के लोग आते रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़ा वर्ग ऐसा का प्रतिनिधि नहीं है जिसको आप कुलपति बना सके? और दूसरी चीज, आप जब जो तरीका आपका होता है उस तरीके के आधार पर मूल्यांकन होगा ना। आप एक तरफ कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता कि किसी वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव हो, लेकिन आपका काम करने का जो तरीका रहा है वह कभी आपके इस नैरेटिव के पक्ष में नहीं जाता। मैं ये बात आपसे कर रहा हूं, अगर पिछले 10 वर्षों में पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने का आपने जब कोई प्रयास नहीं किया, कहीं कुलपति बनाते हुए आप नहीं दिखाई पड़े, विभिन्न जगहों पे फैकल्टी के लोग आप लाते हुए नहीं दिखाई पड़े, जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी संस्थान है वहां डायरेक्टर्स को लाते हुए आप नहीं दिखाई पड़े, और अचानक से आपको लगने लगा कि विश्वविद्यालय में या पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ जो भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। आप एक चीज लाते ना कि किसी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। छात्रों को क्यों बांट रहे हैं आप? ये छात्र भविष्य त्यागी जो है वो सवर्ण वर्ग के आते हैं और सुनील शुक्ला पिछड़े वर्ग के आते हैं। यह बंटवारा क्यों कर रहे हैं आप कहिए कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में एक बेहतर एकेडमिक एटमॉस्फेयर मिलेगा, योग्य फैकल्टी मिलेगी, सक्षम नेतृत्व मिलेगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। देखिए, कोई आपका प्रतिकार करने के लिए आता है क्या? अगर आप पहले से डिसाइड कर देंगे, क्या आप ये कह सकते हैं कि सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता? आप ये कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के ही लोग जो सक्षम लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के ही छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करते? आप ये कह सकते हैं क्या कि पिछड़े वर्ग का कोई जो व्यक्ति सक्षम पदों पे है वो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करता? कोई सी गारंटी नहीं दे सकता। भेदभाव किसी स्तर पर किसी के साथ हो सकता है। सवाल केवल यह है कि आज देश के आजादी के 75 सालों के बाद बात यह होनी चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं को किसी भी भेदभाव से मुक्त रखा जाए। वो कोई विश्वविद्यालय हो, कोई महाविद्यालय हो, कोई शोध संस्थान हो, कोई प्रौद्योगिकी या प्रबंधन संस्थान हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो, कोई एम्स हो, कोई जगह हो, छात्रों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा और इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप इस पूरे एक्ट को पढ़ने जाइए उसमें भी आपको हिल में या कहीं से भी ये नहीं लगता कि आप इसके लिए प्रतिबद्ध हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। सवाल इस बात का, जो आप उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं कि जो 10 सदस्यीय कमेटी आप बना रहे हैं वो 10 सदस्यीय कमेटी ही बहुमत जो है सवर्ण वर्ग के लोगों का है जी, कहां से कर लेंगे आप? और अगर आपको इतना ही संदेह है, आप ये कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय उस संस्थान के जो का मुखिया जो होगा, माने विश्वविद्यालय का कुलपति होगा वो, या महाविद्यालयों का जो प्रधानाचार्य होगा वो, या अन्य कोई संस्थान का डायरेक्टर होगा वो, अगर वह व्यक्ति सवर्ण वर्ग से आता है तो आप केवल इस आधार पर कैसे सुनिश्चित कर लेंगे? सवाल केवल यह है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव नहीं की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। सवर्ण वर्ग चाहे वर्ग का विद्यार्थी हो और चाहे पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी हो। पिछड़े वर्ग का विद्यार्थी अगर प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसको उसका उचित स्थान मिले। सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी की योग्यता, क्षमता, स्थान, प्रतिभा के साथ कोई भेदभाव न हो। सवाल है कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, बड़े धूमधाम से आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय पैमाने पर जो उत्तर पूर्व के विद्यार्थी हैं उनके साथ भेदभाव को कौन रोकेगा? वह इतनी बुलंदी के साथ उनके समर्थन में लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा? कितनी घटनाएं हुई हैं? तो प्रश्न केवल है कि आपको यह बात करनी पड़ेगी कि कोई भी यह बंटवारा खत्म करना पड़ेगा और किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको। और यह एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना पड़ेगा और यह कंसेंसस आपको डेवलप करना पड़ेगा। अन्यथा इस तरह के निर्णय से आप राजनीति तो कर सकते हैं, चुनावी लाभ ले सकते हैं, दलीय हित साध सकते हैं, कम से कम एकेडमिक लाभ नहीं साध सकते। आप शिक्षण संस्थाओं के परिवेश को बेहतर नहीं कर सकते। ये बड़ा सवाल है जी। जिस कंसेंसस की बात कर रहे हैं सुनील शुक्ला साहब, शिवाजी सरकार, मैं आपके पास आ रहा हूं कि वो डेवलप कैसे होगा, क्योंकि ये पूरा मसला यूजीसी कानून का पूरा मसला डिबेट के दायरे से निकलकर हिंसा की तरफ जा रहा है।
अब देखिए, अगर इस कानून पर सवर्ण जातियां और उस जातियों के जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर, अपने कंसर्न को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन कुछ करेंगे, कुछ मांग रखेंगे, उधर दूसरी तरफ यूजीसी एक्ट के समर्थन में दूसरी जातियां जो हैं वो दूसरे पक्ष में अपना प्रदर्शन करेंगी, तो एक सीधी लकीर अगड़ों पिछड़ों के बीच जो एक खिंच रही है, इसमें जैसा मैं कह रहा हूं कि पूरा मामला डिबेट के दायरे से निकलकर हिंसा की तरफ बढ़ रहा है और हर एक राजनीतिक दल चुप है, कोई बोलना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस तरह की चीजों पर, इस तरह के घटनाओं पर हर कोई उस चिंगारी को हवा देकर राजनीतिक रोटियां जरूर सेकना चाह रहा है। बेशक आपने सही कहा कि राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। सवाल ये नहीं है कि राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही, सवाल यहाँ पे होना चाहिए जब आप धर्म की राजनीति कर रहे थे तब आप राजनीतिक नहीं सेक रहे थे। धर्म की राजनीति जो है तभी होती है समाज में, और कुछ नहीं होता है। समाज में कोई काम नहीं होता है, कोई विकास नहीं होता है, यूनिवर्सिटीज क्या किसी भी इंस्टीट्यूशंस में काम नहीं होता है, तब लोग धर्म की ओर भागते। ये सामान्य सी धर्म की परिभाषा राजनीति में है, कोई नई चीज मैं नहीं बोल रहा। और वो जब धर्म की राजनीति है, आप देखा धर्म की राजनीति का जो फायदा लेना था वो तो हम ले चुके हैं। अब धर्म की राजनीति 2024 के बाद से वो काम नहीं कर रही। और इनके अगर कोई एक्शंस देख ले, तमाम मंदिरों के गिराने से लेकर तमाम चीजें हैं, उसके मैं डिटेल्स में नहीं जानना चाहता हूँ, तो सारी बातें बताती है वो जो धर्म की राजनीति है वो काम नहीं कर रही। तो क्या किया जाए? सारी चीजें भी धर्म के नाम पर हम डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, काफी हद तक सक्सेसफुल रहे। जब धर्म काम नहीं करने लगा है और जब धर्म के खास करके जो ओबीसी और ईबीसी के लोग हमसे कटने लगे, तो हमें फिर कोई नया तरीका अपनाना था। तो हमने कहा कि विश्वविद्यालय जो शिक्षण संस्थान है वहां पे डिवाइड एंड रूल शुरू कर दो। और आप जो कह रहे हैं आज वो रोटियां सिक गई। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस दिन आपके यहाँ थे, उनको ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, जबकि वो सवर्ण थे, कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था इससे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो ये जो वोट बैंक की राजनीति का एक टोटा छोड़ा गया है, मैं समझता हूँ बहुत सक्सेसफुल है, पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल है। ये समाज को तोड़ने में पूरा कामयाब हो रहा है और यही राजनीतिक दल कुछ चाहते हैं और उसमें वो कामयाब हो गए। अब सीधी सी बात है, मैं भी यूनिवर्सिटी से आया हूँ, आप भी आए हैं, सभी यहाँ से यूनिवर्सिटी से किसी न किसी में आए हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा कि हमारे साथ पढ़ने वाला बच्चा किस जाति का है। हमने कभी नहीं सोचा कि वो अगर नीची जाति का है, ऊंची जाति का, हमारे साथ पढ़ रहा है तो हमारे साथ पढ़ रहा है। ये जरूरी नहीं कि हर एक के साथ दोस्ती हो, पर हर एक के साथ कोई ना कोई वास्ता रहता है। अगर हमें अच्छा भी नहीं लगता तो हम कहते तो नहीं थे किसी के साथ कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, ना वो कहता था कि इनके साथ अच्छा नहीं लगता। कभी मौका आया साथ बैठ के चाय भी पीते थे, खाना भी खाते थे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। पर ये जो हमने किया है, मैं समझती हूँ ये जो यूजीसी का जातिगत वो जो लाए हैं, ये बहुत ही समाज को विध्वंस करने वाला एक तरीका है। और इसको यूजी सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही सरकार को चाहिए था कि इसको तुरंत विड्रॉ कर लेते, इसको ताक पे रख देते, इसको फेंक देते उठा के। यूनिवर्सिटी जो है सारे, वहां तो सारा समाज एक साथ ताके मिलता है, इसलिए यूनिवर्सिटी कहा जाता है, विश्वविद्यालय है वो। सभी लोगों का, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों के, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों को एक जगह आते बैठते हैं और वो देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं और एकेडमिक्स कैसे अच्छा हो ये सोचते हैं। ये काम होता है सामान्य रूप से सभी का, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट। अब आप उसी पे जब सेंध लगाएंगे और आप कहेंगे कि अब क्यों हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कल एक गुट ने कुछ किया, दूसरे गुट आ गया। अब इन स्टूडेंट्स के गुटों में लड़ाई हो रही, बनारस में हो रही है। बनारस में जो असवर्ण है वो आके रास्ते पे खड़े हो गए। अब क्या कर लेंगे, कहाँ किसको रोकेंगे? पर आप जो चाहते थे वो हो गया। आप यही चाहते थे, लोग आए, लड़े और हमारा वोट बैंक सुनिश्चित हो। उस वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए जो चीज किया गया है उस पर हम बात कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सुनील जी ने भी जो बात की वो बहुत सही बात की उन्होंने, कि हम एकेडमिक्स को कैसे सुधारें। पर एकेडमिक्स ऐसे नहीं सुधर सकता है। जब एकेडमिक्स में पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा,
अभी तक यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी दी जाती थी इसीलिए कि यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी व्यवस्थाएं सही ढंग से करता था। हर यूनिवर्सिटीज की एक अलग पहचान होती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अलग पहचान होती थी, बनारस की अलग पहचान होती थी, लखनऊ की अलग पहचान होती थी, दिल्ली की अलग पहचान होती थी, कलकत्ता की अलग पहचान होती थी। यूनिवर्सिटीज ये डेवलप करते थे, उनकी जो ऑटोनॉमी होती थी, उनकी जो आइडियोलॉजी होती थी, उनकी जो फैकल्टी होती थी, उनका जो पूरा एक एकेडमिक कल्चर होता था। इसलिए जेएनयू अलग होता है, एएमयू अलग होता है, पर एएमयू और जेएनयू के अभी भी अगर आप देखें एकेडमिक कल्चर है वो सबसे अच्छे है। क्यों है? क्योंकि तमाम चीजों के बावजूद ये विभेद वहां सृष्टि हो नहीं पा रही। तो जब तक यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर आप किसको बनाते हैं? वाइस चांसलर्स को मेरिट के बेसिस पे देख के नहीं बनाया जाता। वाइस चांसलर्स को हम जानते हैं किस लिए बनाए जाते हैं, कौन किसको बनाया जाता है। तो ये सब चीजें जब होंगी तो निश्चित रूप से जिस एकेडमिक कल्चर की आप बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज में होना नहीं चाहिए, और ये जो लाया गया है यूजीसी का एक रूल, इसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, सरकार को तुरंत इसको वापस ले लेना चाहिए। ये समाज के हित में, सरकार के हित में, सारी जनता के हित में। और निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा यूनिवर्सिटी के स्तर पर सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सारे टीचर्स के लिए एक जैसे होते हैं। मैं टीचर भी हूं, मैं देख चुका हूं। शिकायतें बच्चों की होती है, आप बैठ के सुलझा लीजिए, कोई मना नहीं करता है। टीचर की अपनी एक साख होती है, अब टीचर की साख को दांव पे आपने लगा दिया है। अब टीचर की बात, वाइस चांसलर पे और क्या है, टीचर ही तो है। वाइस चांसलर पे लोगों का विश्वास क्यों खत्म हो रहा है, इस पर हम बात क्यों नहीं करते? ये सारी चीजें जो है हमें सोचना पड़ेगा। और ये जो कानून बनाया है, कानून ने एक नियम बनाया है, बिल्कुल बेतुका नियम है, जो सबके लिए। अगर इक्विटी का नियम बनाना है तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, उनमें जाति भेद क्यों आता है? इसको तुरंत खारिज कर देना चाहिए। अन्यथा इस देश में जो आग सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी सुलग रही है, ये बढ़ती चली जाएगी। और जैसे मणिपुर का हुआ, मणिपुर का जिक्र रुद्र प्रताप जी ने किया, मणिपुर की छोटी सी घटना आधे घंटे में सही हो सकती थी, उसको नहीं किया गया, और आज तक वो बढ़ती चली जा रही है। ये भी पूरे देश के जो शैक्षिक वातावरण है उसको पूरा बर्बाद लेकिन कर देखिए सकती यहाँ है। पर ये बात इसलिए तुरंत चाहिए सरकार को बिना सोचे इसको वापस कर लेना। शिवाजी जी सर, हाँ बिल्कुल सर, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन रुद्र प्रताप जी, ये गले बात नहीं उतरती है कि भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से आप जो ओबीसी वर्ग या जो दलित वर्ग के छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी एक्ट के समर्थन में। ऐसा तो नहीं है कि भाई हर एक छात्र अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में लग जाएगा, इस तरह के प्रदर्शनों में लग जाएगा। कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पूरी चीज़ें चल रही हैं। और अगर ऐसा है, एक राजनीतिक दखल इसमें है, तो इस आग को, जो कह रहे थे शिवाजी सरकार, इस आग को आखिर हवा कौन दे रहा है, यह भी समझना पड़ेगा। देखिए, मेरी अगर आप बात करेंगे तो मैं इसी बात को कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से सुनियोजित है जी। ऐसा नहीं है कि जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है कि सोता हुआ आदमी जो होता है वो जगता है, जगता हुआ आदमी थोड़ी जगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग उस वहाँ पर उस पोजीशन पर बैठे हैं या जो लोग इस नियम को बनाते हैं या जो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उनको ये पता नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जब एक आम आदमी, हर व्यक्ति को ये पता चल रहा है कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, तो उनको भी ये पता था। तो उन्होंने जानबूझ करके इस चीज़ को किया है। एक राजनीतिक प्रयोग है, और राजनीतिक प्रयोग में आपने देखा होगा कि इसके पहले पक्ष में, विपक्ष में इतनी आवाज़ें उठी, फिर कोर्ट में जाता है, कोर्ट में मामला रुक जाता है। अब विपक्ष को में अगर इसके मुद्दे नहीं बनेंगे तो इसका जो राजनीतिकरण किया गया वो कैसे सफल होगा? आपने देश की, आप इतिहास को देखिए कि हमने देश के शिक्षण संस्थाओं को कैसे बर्बाद किया। पहले हमने छात्र संघ उसमें घुसाए, हर राजनीतिक दलों की अपनी एक छात्र विंग है और जो कैंपस के अंदर की राजनीति करती है, और उसके बाद हमने पॉलिटिकल लोगों को संस्था के उच्च पदों पर रखा। अब वहां से उस तरह की राजनीति हो रही। आप किसी भी राजनीतिक जो दल के छात्र विंग हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनका कभी प्रदर्शन आपने देखा है?
या किसी जातिगत आधार पर जो संगठन है, जो छात्र संघ में काम करते हैं, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किसी ने कभी प्रयास किया है? या इस देश में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, कोई ये कहे कि नहीं ये चीज़ें ऐसी लागू होनी चाहिए, इस तरह की सुविधाएं होनी, या ये अपने कैंपस को ही बेहतर बनाने के लिए कोई छात्र संघ काम कर रहा हो? जैसे सब लोग यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों का पहले का कल्चर और आज के कल्चर उठा करके देख लीजिए। पहले अगर हम आज़ादी के बाद की बात देखेंगे तो अगर हम 60-70 के दशक में चले जाएंगे तो वहाँ यूनिवर्सिटी का माहौल इससे बेहतर हुआ करता था, क्योंकि वहाँ इस तरह की कोई बात ही नहीं होती थी। वहाँ आपसी भाईचारे या किसी भी तरह के, क्योंकि धार्मिक न आधार पर होता था न जातिगत आधार पर होता। हम लोग मान लीजिए उसके अगली जनरेशन के लोग हैं, हम लोगों ने भी यूनिवर्सिटी कैंपस में कभी इस तरह की बातें नहीं देखी। बातें कैसे घुसती हैं? जब उसको घुसाया जाता है। छात्र संघ के कुछ लोग होते हैं अलग अलग। आज एक बात बताइए, जब आप एक पार्टी के तौर पर एक राजनीति कर रहे हैं, उसी कैंपस में एक अलग अलग विंग आपने बना रखी है, तो विचारधारा छात्र की थोड़ी है, वो राजनीतिक दल की विचारधारा है। तो जो उस राजनीतिक दल की विचारधारा होगी उसी को लेकर आप चल रहे हैं। जबकि पहले छात्र संघ की राजनीति उस कैंपस की राजनीति होती थी। भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कितना पुराना कल्चर था छात्र राजनीति का, लेकिन वो कैंपस की बात करते थे कि उस कैंपस को कैसे बेहतर बनाया जाए। वो थोड़ी कह रहे हैं कि भाई आप जाकर के बनारस यूनिवर्सिटी का हम ऐसा करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी उस पर काम करता है। लेकिन राजनीति ने क्या किया? उसको राजनीति ने उसको अपनी तरीके से बात करी। अगर मान लीजिए कि जेएनयू में कोई बात होती है तो बीएचयू उस पर रिएक्ट कर रहा है, जादवपुर कर रहा है, बेंगलोर की यूनिवर्सिटी रिएक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, एक सेंट्रलाइज किया जा रहा है। क्योंकि छात्र राजनीति को मोबिलाइज करना बहुत आसान है। अब आज इस बात को देखिए कि हम बजट सत्र में बजट पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यूजीसी पर डिस्कस कर रहे हैं। कारण क्या है कि ये मुद्दा है और इसको बना दिया जाएगा। और कौन ऐसे छात्र हैं कि जिसको बताइए यूजीसी को लेकर के प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? ये कुछ प्रायोजित लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं और वो मुद्दे बनाने की राजनीति कर रहे हैं। ये इन्हीं छात्रों को कहते रहे कि आप कभी भी कैंपस को बेहतर बनाने की दिशा में कभी प्रदर्शन करते दिखवा दीजिए, या कभी बीसी को लेकर के बातचीत करते दिखा दीजिए। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के बीसी के ऊपर आरोप लगे हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वहां का कोई छात्र संघ उनके विरोध में खड़ा होकर के दिखाए। तो जब आप व्यक्तिगत अपनी यूनिवर्सिटी को न लेकर के किसी राजनीतिक विचार से प्रेरित हो जाएंगे तो यही होगा। और ये मैं कह रहा हूं कि इस देश में ये राजनीतिक प्रयोग किया गया, होता है प्रयोग, मैं उसको नहीं कर रहा, लेकिन छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए था। ये राजनीतिक प्रयोग छात्रों के साथ जो किया गया है वो भविष्य के लिए बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। क्योंकि इस समय काफी लंबे समय से आपने देखा होगा कि इस चीज पे बहुत चीज़ें आ रही हैं कि चलिए जातिगत भेदभाव या जातिगत समीकरण कम हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि लोग एक दूसरे शहर मतलब अपने क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, कल्चर एक दूसरे के साथ डेवलप हो रहा है। तो ये जाति का जो समीकरण है वो कम हो रहा है पहले से, उसको ये बल दे देगा। और मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो ये राजनीतिक प्रयोग है और खतरनाक होगा, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा लगा कि चलिए ये चीज़ अब थम जाएगी और इस चीज़ पे जब चर्चा होगी, एक ठंडे बस्ते में चला गया, लंबे समय बाद जब चर्चा होगी तो देखा जाएगा। लेकिन उसको फिर से हवा दी गई है क्योंकि वो प्रयोग सफल होता नहीं दिख रहा था। तो ये चीज़ आप आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि और आक्रामक तरीके से देखेंगे, क्योंकि राजनीति इसमें चुप्पी साधे है। मैं कहता रहा हूँ कि हर समाज के लोग अपील करें अपने लोगों से कि भाई आप जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक चुप रहिए। किसी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति से अपील करवाइए, वो बोलने को लिए तैयार नहीं है। भाई उसका भी जो समाज है, मैं कह रहा हूँ सवर्ण समाज के लोग सवर्ण छात्रों से अपील करें, ओबीसी के लोग ओबीसी, SC ST के लोग SC से ST से करें, लेकिन नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें सबका फायदा है। बिल्कुल, हर राजनीतिक व्यक्ति इसमें अपना फायदा ढूंढ रहा है और उसी फायदे के साथ वो आगे बढ़ रहा है। बड़ा बुनियादी सा सवाल है अनिल जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं कि भाई हर कोई जो छात्र है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, भाई पॉलिटिकल जो एक इन्वॉल्वमेंट कहूं या भागीदारी कहूं छात्रों की, छात्र राजनीति के जरिए हमेशा रही है, होनी भी चाहिए। लेकिन अब खास करके यूजीसी के इस मामले में छात्र भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई दलित, पिछड़ा बनकर सोच रहा है, वो छात्र बनकर नहीं सोच रहा है। अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है। अब छात्रों की उस आधार पर पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उस आधार पर जो एक खेप बन रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और छात्र बनकर कैसे सोचें, यह भी जरूरी है ना यहाँ पर कि जो जातिवादी लड़ाई यूजीसी कानून पर बन गई है, इसको छात्र बनकर खत्म किया जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों का टूल बनकर तो खत्म नहीं होगा
कि कॉलेज अगर राजनीतिक प्रयोगशालाएं बन जाएं, यूनिवर्सिटीज अगर राजनीतिक प्रयोगशालाएं बन जाए, तब तो ये विवाद और बढ़ेगा, ये आग और बढ़ेगी। भविष्य जी, अभी रुद्र प्रताप जी जो कह रहे थे ना, इनकी बात में 100% सच्चाई है। जितने भी ये छात्र राजनीति करते हैं ना, छात्र नेता हैं, ये पढ़ाई के कारण या पढ़ाई की बेहतरी के कारण या यूनिवर्सिटी की बेहतरी के कारण राजनीति नहीं करते हैं। इनको अपने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना है, उसके बाद इसके लिए ट्रायल चलता है, उस ट्रायल का वो हिस्सेदार होते हैं और उसको वो काम कर रहे होते हैं। इसलिए छात्र राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो वो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। कोई बात ये अलग है कि को लिख दो कि जो कमेटी थी उन्होंने बोला कि ज्यादा पैसे नहीं खर्च करेंगे, फिर भी उसके बावजूद वो छुप के बहुत पैसा खर्च होता है, एक बात। दूसरी बात, अभी शिवाजी सरकार कह रहे थे कि ये शायद 2024 के बाद जाति की राजनीति शुरू हो गई क्योंकि धर्म की राजनीति से उनको लगा कि अब फायदा नहीं हो रहा। मैं इनसे थोड़ा डिफर करता हूँ। ये 2024 से धर्म और जाति की राजनीति नहीं शुरू हुई। आपको याद दिलाना चाहता हूँ भविष्य जी, 1980 के दशक में एक राजनीतिक पार्टी बनी थी, उसने पहले बार बैठक में नारा लगाया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार जी। और उसने सो कॉल्ड, आप मुझे बताइए, जो उस समय सवर्ण थे जो तिलक तराजू और तलवार को डिनोट कर रहे थे, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं किया था? किया था। लेकिन वो नारा इतना हिट हुआ और इतना चला कि वो राजनीतिक पार्टी है, बाद में सरकार में भी आ गई एक राज्य में। तो आप मुझे बताएं, वहां भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ सवर्णों में? जो आज ये दावा करते हैं कि सवर्णों के साथ भेदभाव नहीं होता, तो ये नारा इटसेल्फ भेदभाव है कि नहीं है? दूसरी बात, धर्म की बात कर रहे थे। 2012 में एक ड्राफ्ट आया था जो बाद में कानून बनता बनता रह गया, धर्म लक्षित हिंसा निरोधक विधेयक 2012। उसमें माना जा रहा था जहां जहां मेजोरिटी के लोग हैं वही अपराधी है, और जहां वहां पे रहने वाला माइनॉरिटी हमेशा विक्टिम रहेगा। वहां अपराध कोई भी कर दे, वहां मेजोरिटी वालों को ये आपने उसको अपराधी साबित कर देना है। वो तो एक कड़े विरोध के कारण कानून बनते बनते रह गया। तो मौजूदा सरकार तो उस समय भी नहीं थी, ना तो धर्म की बात हो रही थी तब थी, ना 1980 के दशक में थी जब जाति की बात हुई। अभी जो रुद्र प्रताप जी कह रहे थे कि 1970 के आसपास रजिस्ट्री में माहौल अच्छा था, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। देखिए, उस समय रिजर्वेशन जो था वो एक सीमित दायरे का SC/ST तक था। आपने मंडल आयोग लाकर 27 लाया, 50% तक ले गए। अभी कुछ राजनीतिक पार्टी उसको 80%, 85% पे ले जाना चाहते हैं। जब छात्रों को लगता है कि पढ़ने के बाद भी हमारा भविष्य कुछ भी नहीं है, तो फिर वो आंदोलित होंगे ना। आखिर वो उनकी कसूर क्या है? उनको भगवान जी ने पैदा किया, किस जाति में पैदा किया? इंसान अपनी मर्जी से कोई जाति चुनता नहीं है। और आज के दौर में अगर कोई कहता है कि मेरी जाति के कारण मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फ्रेब कोई नहीं है। आप बता सकते हैं यादव OBC में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों को कोई कुछ कह भी सकता है? भेदभाव तो बहुत दूर की बात है। और वो भी कहते हैं हम पिछड़े हुए। किस तरह से पिछड़े हैं भगवान ही जाने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई देते हैं, उनकी बात मानता कोई नहीं है। नहीं तो आपको एक पीढ़ी के लिए कहा गया था कि आप एक पीढ़ी के साथ आइए और बराबर हो जाइए, बात खत्म। वो कौन सा इलाज है, ये कौन सी दवाई है जो 75 साल से दी जा रही है, फिर भी इस बीमारी का इलाज नहीं? या तो आपका इसका मतलब बीमारी लाइलाज है और इसका मतलब दवाई बदलिए, कुछ तो करिए ना। तो आप कुछ भी करने को तैयार नहीं। अब मुझे एक उदाहरण देता हूं मैं कि एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक के 90% नंबर आते हैं, उसी क्लास में पढ़ने वाले के दूसरे के बच्चे के 45% नंबर आते हैं। वो एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, एक ही तरह का फॉर्म भरते हैं, एक को एडमिशन मिल जाता है जो 45 वाला होता है और 90 वालों को नहीं मिलता। फर्क दोनों में एक की जाति सवर्ण है। आप मुझे बताइए क्या कसूर है उस बच्चे का, और उस बच्चे का साथ भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? और उसके किस पूर्वज ने ऐसा बुरा काम कर दिया था उसको तो कोई याद भी नहीं होगा। पापा का, फादर का, दादा का, परदादा का और सरदादा का, यहां तक तो हमने भी देखा है नहीं हुआ कुछ। उससे पहले कब हुआ? हजारों साल, 2000 साल, 5000 साल पहले, भगवान जाने। और उसकी सजा कब तक भुगतेंगे सवर्ण? आपको इस देश को सोचना पड़ेगा। इसमें सरकारों को नहीं है, इसको समाज को सोचना पड़ेगा। और एक बात, ये जाति विहीन समाज की अगर बात करते हैं भविष्य जी, तो हमें जाति विहीन समाज तभी हो सकता है जब सरकार धर्म और जाति पूछना बंद करे। और सरकार धर्म और जाति के हिसाब से नियम और कायदे कानून बनाए तो कैसे जाति विहीन समाज होगा? और बार बार कहते हैं सवर्णों ने जाति सौंपी। साहब, सवर्णों ने जाति नहीं सौंपी। सवर्ण चाह के भी आज दलित का सर्टिफिकेट बनवाना चाहे नहीं बनवा सकता, दलित बनना चाहे नहीं बन सकता। और दलित जब जाए करे तो सर्टिफिकेट बनवाने की, जाति का सर्टिफिकेट बनवाने की अधिकार जो है वो SC/ST को है, OBC को है, सो कॉल्ड सवर्ण को नहीं है। और SC/ST OBC जब चाहे अपनी जाति छोड़ दे, उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवर्ण चाहे भी तो भी दलित जाति में नहीं जा सकता।
फिर आप बताइए पीड़ित कौन हुआ? तो आप तथाकथित जाति में होने का, पीड़ित होने का नाटक करके लाभ भी लेना चाहते हैं और लगातार पीड़ित भी रहना चाहते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी। देश को इस बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा और तभी जाति विहीन समाज का निर्माण होगा। सरकार को चाहिए कि अपने सरकारी कॉलम से जाति और धर्म के कॉलम ही हटा दे और इसके आधार पर कोई फैसला नहीं करे। देश में दो ही जी जातियां होती हैं, एक गरीब एक अमीर। अगर गरीब है तो आप उसके लिए योजना बनाइए, उनको आगे लेके आइए, और अमीर है तो उससे आप टैक्स वसूल करिए और समाज में समरसता लाइए। मैं ये मानता हूं जब हम इस मुद्दे पे इस लॉजिकल एंड तक पहुंचेंगे तभी हम जाति विहीन समाज का निर्माण कर पाएंगे। जी, इसी पर आपका टेक चाहूंगा सुनील शुक्ला जी। भाई, जाति के नाम पर पीड़ित बनकर आखिर कब तक इस तरह के मामलों में उलझे रहेंगे और देश को जातिवाद के उसमें धकेलते रहेंगे? नहीं, अगर आप इस तरह के कानून बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप जातिवाद के दलदल में ढकेल रहे हैं छात्रों को। सवाल इस बात का है कि एक मोटी मोटी बात है कि आपने, अगर आप परिसर में भेदभाव को रोकना चाहते हैं तो आपको यह कहना चाहिए कि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। आप क्यों अगले पिछड़ों की बात कर रहे हैं? छात्र छात्र है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, मैं इस बात को गर्व महसूस करता हूं। मैं छात्रावास में रहा हूं, हमने तो कभी नहीं देखा कि हमने जी किसी विद्यार्थी से पूछा हो कि तुम किस जाति से आते हो, किस बिरादरी से आते हो, किस इलाके से आते हो। आज भी जो हमारे सहपाठी हैं, जिनके साथ मैं पढ़ा लिखा हूं, इस उम्र में भी मैं किसी अपने साथी से नहीं पूछता, अपने किसी छात्रावासी से नहीं पूछता कि भाई तुम किस जात के हो। वैसे मेरा मिलना जुलना है। आप क्यों जहर बोल रहे हैं? आप यह सुनिश्चित करने के बजाय कि भेदभाव नहीं होगा, आप अगले पिछड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? और मुझे तो ये बात सही है, यह पूरा का पूरा जो आंदोलन है, मुझे समझ में नहीं आता कि जो सवर्ण वर्ग के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है उस पूरे कानून में जिसको लेकर के उनके मन में आशंका है? और यह आंदोलन, आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन का माहौल है क्या? कोई आंदोलन कर सकता है? आंदोलन करने वाले लोगों के खिलाफ किस किस तरह की कार्रवाई की सरकार ने? आज चारों तरफ आंदोलन चल रहा है, जुलूस निकल रहा है, धरना दिया जा रहा है, कैंपस में हंगामा मच जा रहा है, कहीं किसी को ध्यान नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों नहीं मानेंगे आपकी जो सत्तारूढ़ दल है उससे संरक्षण में आंदोलन चलाया जा रहा है, जो एक तरह का संदेश देना चाहती है पिछड़ों में, अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है वो। ये विषय इस तरह आपने कर दिया। आप बेसिक चीज की छात्रों के बीच में यह संदेश जाना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री बयान देते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अरे, यह बात आप विद्यार्थियों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जो कैंपस में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसका आप वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं, क्यों हो जा रही है? और जो लोग उस घटनाक्रम में शामिल थे उनके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? आप तो लगातार कहते रहे हैं, सरकार कहती रही है, हम और आप कहते रहे हैं कि आंदोलनों में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के तरीके से होने चाहिए। मारपीट होगी, कोई किसी को लाठी चलाएगा, किसी के ऊपर डंडा चलाएगा। सवाल है कि प्रदर्शन करने का, अपनी बात करने का अधिकार सबको है। अगर इस कानून के विरोध करने वालों का भी का अधिकार है तो समर्थन करने वालों का भी अधिकार है, और एक कंसेंसस बनना चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की नौबत ही ना आवे। पिछड़े वर्ग या उन विद्यार्थियों के वर्ग के मन में अगर कोई संशय पनप रहा है वो भी दूर किया जाना चाहिए, और जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में पनप रहा है वो भी दूर किया जाना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? सवाल है कि अगर ये सरकार, और आप सोचिए कि जो रोहित वेमुला की घटना कब हुई, कानून कब लेकर के आ रहे हैं आप, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश कब था? मतलब हर चीज आप राजनीतिक लिहाज से करेंगे। ये कहीं से भी आपको लगता है कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को दूर करने के लिए के प्रति आप बहुत सतर्क हैं? रोहित वेमुला की जब की घटना घटी थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, सरकार ने क्या एक्शन लिया था? कहा था क्या, स्वीकार किया था कि वो घटना कैसी है? और ये कहा था कि दलित पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी के साथ या दलित वर्ग के विद्यार्थी के साथ इस तरह घटना हुई? साफ साफ मुकर गया। जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे उसके खिलाफ कौन सी आपने कार्रवाई की? अचानक आपको याद आ गया कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी है, और आप एक कानून लेकर के आए। इस एक्ट को लाने के पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कौन सी बातचीत हुई? किससे आपने बातचीत किया? किन लोगों ने विमर्श पैदा किया? किन लोगों ने विद्यार्थियों के साथ संपर्क करने की कोशिश की, जिनके साथ बैठ करके आप कोई कानून बनाते कि विश्वविद्यालयों में इस तरह का, या महाविद्यालयों में या शिक्षण संस्थान में कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी स्तर पर नहीं किया जाएगा? बनाया आपने? आप अचानक एक कानून लेके चले आते हैं और आप कहते हैं कि साहब हमने तो इन लोगों से सुझाव मांगा था, उनसे सुझाव मांगा था।
ये केवल मैं एक प्रक्रिया अपना लेने मात्र से होती है। आपको अब दिखना चाहिए, एक विमर्श दिखना चाहिए। और आप इस तरह के निर्णयों की पूरे देश भर में किस तरह का प्रतिकार हुआ था, ये आप देख चुके हैं। छात्रों ने आत्महत्या कर ली, लंबे समय तक शिक्षण संस्थान बंद रहे, उसके बाद भी आप इस तरह का निर्णय लेते हैं। सवाल, कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी जागरूक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव को स्वीकार नहीं करता, न समर्थन कर सकता। फिर अगर आप विद्यार्थी है और आने वाले दिनों का देश का भविष्य है, आने वाले दिनों का मानव संसाधन है, तो आप उसमें भेदभाव क्यों करना चाहते हैं? किसी के मन में भी किसी तरह की आशंका क्यों पैदा करना चाहते हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन इसमें आगे बढ़ के काम करेगा? कानून बना देने मात्र से चीजें रुक जाती हैं क्या? कानून तो है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रुक गया, रोक लिया आपने उसको। सवाल है कि अगर आप एक बेहतर परिवेश बनाना चाहते हैं, और बेहतर परिवेश बनना चाहिए, जब यह कानून नहीं था तब भी विद्यार्थियों के मैं हमारे जैसे विद्यार्थियों के दौर में ये कभी नहीं था। कोई किसी से नहीं पूछता था कि आप किस वर्ग से आते हो, किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस इलाके से आते हो। कोई नहीं पूछता था। हम अपने अपने सहपाठी को या अपने साथ रहने वाले विद्यार्थी को के साथ हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज ये जहर क्यों बन गया है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? और आज जो हिंसात्मक वातावरण बनता चला जा रहा है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कहाँ हैं? इन विद्यार्थियों के, ये विद्यार्थी अपराधी नहीं है, चाहे समर्थन में आंदोलन कर रहे हो, चाहे विरोध में आंदोलन कर रहे हो। इनके साथ संवाद कौन कायम करेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? क्या लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? ये अचानक से कल तक सवर्ण विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे, आज उस एक के समर्थन में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी सड़कों पर निकल आए। तो आखिर ये कंसेंसस कैसे बनेगा? उन विद्यार्थियों को समझाने के लिए कौन लोग बीच में जाएंगे? उनके मन में पनप रही असुरक्षा को कौन दूर करेगा? और इस बात का आश्वासन कौन देगा कि विद्यार्थी विद्यार्थी है, न वो अगड़ा है और न वो पिछड़ा है। किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस देश के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी विद्यार्थी के साथ, चाहे वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो, चाहे वो मेघालय का निवासी हो, चाहे वो बिहार का निवासी हो, और चाहे वो मणिपुर का निवासी हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। किस देश के किसी कोने में नहीं होगा। जी, सवाल इस बात लेकिन का, सर क्या और यह यहाँ पर विपक्ष, आश्वासन, जैसा आप यह कह रहे हो, सुरक्षा का भाव देने की जिम्मेदारी सरकार की है। शिवाजी सरकार जी ने भी वो बात कही कि भाई धर्म का जो कार्ड था वो चल नहीं रहा, और तमाम चीजें आपने भी कही। तो फिर जब संवाद, अगर मौजूदा व्यवस्था में ये बन नहीं पा रहा है, संवाद हो नहीं पा रहा है, तो क्या विपक्ष की भूमिका या विपक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं बनती क्या कि भाई अगर स्थितियां बिगड़ रही हैं तो क्या वो भी आगे आकर इस मामले में संवाद कायम करवाने की कोशिश करें? ये जो गुमराह छात्रों को इस पूरे मामले पर किया जा रहा है, वहां पर एक कंसेंसस बैठाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से करवाई जाए। सरकार अपील करे, सर्वदलीय बैठक बुलावे, सबको अपने साथ शामिल करे। क्यों नहीं करती है वो? सर, ये प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? आप सरकार की जिम्मेदारियों को, सरकार के विफलताओं को विपक्षी दलों के ऊपर लाद दिया जाएगा। एक्ट लेकर के तो सरकार आई है। सरकार अगर अपने मंसूबे में विफल है तो वह सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के बात करे, आगे बढ़ के बात करे। इसका समाधान आप न्यायालय से निकालेंगे। न्यायालय में जाने की नौबत क्यों आ गई? जब विरोध प्रदर्शन या किसी तरह की स्थितियां पैदा हुई तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री केवल बयान देंगे? उन्होंने कोई पहल की कि नहीं, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और यह एक्ट लागू करने के पहले कोई पहल की गई? जिनके बीच में आप ये कानून ला रहे थे, उनसे भी कोई संवाद आपने कायम किया? आपने जो आपने गलती की थी किसान कानून बनाने में, कृषि कानून बनाने में, अपने मन से आपने घोषणा कर दी कि साहब इससे किसानों को बहुत फायदा होगा, 3 कृषि कानून लेकर चले आए और किसान सड़क पे आ गया। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उससे संवाद भी नहीं करेंगे, एक तरफा निर्णय ले लेंगे आप, और उसके बाद कहा जाएगा साहब एक सरकार तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं कर रही तो विपक्ष क्यों नहीं करता? विपक्ष का काम जो है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। वो सरकार के फैसलों का, सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहा है, जो उसकी राजनीतिक जिम्मेदारी है। सरकार को घेर रहा है वो, और सरकार अगर चाहती है तो सबको बुलावे। उसमें कोई नहीं आता है, स्वाभाविक सी बात है कि उसकी आलोचना होनी चाहिए कि समाज में सद्भाव बना रहे, समाज में किसी तरह की कटुता पैदा न हो, वैमनस्य पैदा न हो,
आप एक तरफ मियां मियां करते रहेंगे, उसके बाद कहेंगे कि नहीं साहब भेदभाव की खत्म करने की जिम्मेदारी विपक्ष ही है। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? हर चीज आपको वोट और दलीय हित के हिसाब से तय करेंगे, और भले एक परिसर में प्रदर्शन होते रहे, हिंसक घटनाएं होती रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। जी ठीक है सर। रुद्र प्रताप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं लास्ट कमेंट, क्योंकि समय भी पूरा हो रहा है कि भाई ये पिन ड्रॉप साइलेंट क्यों है? ठीक है, सत्ता की जिम्मेदारी को लेकर सुनील जी कह रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ भी और विपक्ष की तरफ भी, दोनों तरफ तो साइलेंस है। देखिए भविष्य जी, हर राजनीतिक दल एक ही जैसा है, सबको अपने राजनीतिक फायदे नुकसान की बात दिखाई दे रही है। न देश की बात हो रही है, न समाज की बात हो रही है, न किसी व्यक्ति की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है क्योंकि अब इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि हर राजनीतिक दल के पास उसका सवर्ण वोटर भी है जी। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिवेश में कहें तो अब तक समाजवादी पार्टी ब्राह्मण राजनीति पे बहुत केंद्रित थी, अब वो कैसे उसका विरोध कर सकती है? और अगर दलित राजनीति की तरफ चली जाएगी तो वोट खिसक जाता, इधर आ जाती तो इधर खिसक जाता। तो हर राजनीतिक दल एक ही जैसे हैं, केवल उनका काम है कि वो अपने वोट बैंक को किस तरीके से साध सकते हैं। नहीं तो इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि न उधर से कोई सपोर्ट में बोल रहा है, न इधर से कोई सपोर्ट में, सब लोगों ने सन्नाटा लिया है। तो जो मुद्दे देश के हैं उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। आप देख लीजिए संसद की क्या तस्वीर हो रही है, वहां नहीं भेदभाव हो रहा है, एक दूसरे को गद्दार और क्या क्या बोला जा रहा है। तो वहां जब इस तरह की हालात हैं और आप सुधार करना चाह रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, वहां पर चुप्पी है। तो मेरा एक सीधा सा कहना है कि आप हर प्रयोग करिए, लेकिन कम से कम जो देश का भविष्य है, जहां से शिक्षण संस्थाएं चलती है, जहां से हम निर्धारित करते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा, उसमें आप राजनीतिक प्रयोग कम से कम न करें। बाकी तो राजनीति करने के लिए 24/7 इस देश में राजनीति चली रही है और वो कभी खत्म होने वाली नहीं। तो सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए, बाकी आप करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवाजी सरकार और रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल कई हैं कि आखिर सरकार और विपक्ष इस पूरे मामले पर अब आखिर चुप्पी साधे क्यों बैठा है, और क्यों छात्र जो इस देश के भविष्य हैं, यूनिवर्सिटीज़ को जातिवाद की भट्टी में क्यों झोंका जा रहा है। इन्हीं सवालों के साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।